हाँ, मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट्स, अपन ने उस बुक का पढ़ लिया जो अपना इंडिया पीपल इकोनॉमी वाली थी, यानी कि भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली थी, उसका पढ़ लिया। अब अपन पढ़े ह्यूमन ज्योग्राफी का, यानी कि जो मानव भूगोल है उसका चैप्टर 10, और वो भी मानव बस्ती, और मैंने कहा था दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब बहुत सारी बातें उसमें पढ़ ली और बहुत सारी बची हुई बातें इसमें पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर को पहले ही सोच समझ के बनाया गया है, ठीक है, और बिल्कुल दोनों में डिफरेंस, दोनों आपको डिफरेंस में नजर आएगा, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दोनों का एक साथ होगा, ठीक है। इसको भी अपन 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम तो कैसे समझ गए, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मानव बस्ती। सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देखना चाहेंगे अपन, हालांकि वही डेफिनेशन है जो अपने उस क्लास में पढ़ी थी, उस चैप्टर में पढ़ी थी, कि विभिन्न आकार और प्रकार वाले घरों का समूह है जिनमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहलाती है। यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे अपन क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वर ह्यूमन बीइंग लिव इन, नॉन एज ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये कह देंगे अपन, है ना, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं। लेकिन ये तो अपन ने पिछली बार पढ़ ली थी। लेकिन अगर आप इसको ऐसा भी देखना चाहोगे, अगर 1 मार्क्स में अगर आ जाए कि एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे भी मानव बस्ती ही कहते हैं, ये भी लैंग्वेज है, दोनों ही सही है। और एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो आप दोनों लिख के आ जाना, तो भी एक अच्छा आंसर बनता है। ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। बहुत ईजी है, मतलब बस्ती कहते किसे, अपन सोचो जो अपनी कॉलोनी है, जो अपन काफ़ी दिनों से यहीं रह रहे हैं, आसपास जो घर है शुरू से रह रहे हैं, मतलब एक सेटल्ड है, परमानेंट यहीं पर रहते हैं, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं, मानव बस्ती, जहाँ मानव रहते हैं स्थायी रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ रहे फिर कल 2 साल वहाँ चले गए, वो फिर बस्ती नहीं कहलाती। ये जो काफ़ी सालों से, कई वर्षों से एक ही जगह पर टिकते हैं, रहते हैं, तो वो मानव बस्ती कहलाती है। ईजी है, 2 मार्क्स के लिए अपन ने लिख दी इसको। फिर अपन देखते हैं, ये मानव बस्ती का छोटा सा डायग्राम अपन ने रखा है, आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मानव सेटलमेंट का ही है। जैसे कि ये जो चीज़ है, ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होगी, ये जो बिल्डिंग है, इसको आप अगर देखेंगे यहाँ तक तो आपको नजर आएगी बड़ी सारी बिल्डिंग है, मतलब ये अपन कह देंगे कि ये नगरों की बस्ती है। सिटीज़ में बेसिकली ऐसा होता है ना। और यहाँ अगर आप नज़र मारेंगे 2 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और ये छोटी झोंपड़ियाँ जैसे लग रही है, सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई है, सीढ़ी रखी हुई है, मतलब सिंपल ऐसा लग रहा है जैसे ये कच्चे मकान है, तो मतलब ये ग्रामीण बस्ती है, ठीक है, यानी कि रूरल सेटलमेंट है। और ये आपका नगरीय सेटलमेंट है, यानी कि नगरीय सेटलमेंट मतलब नगरीय हो गया, नगरीय बस्ती है। तो इजीली समझ में आ रहा है, छोटा सा ऐसे ले लिया डायग्राम। वैसे तो आप समझते ही हो कि गांव में कच्चे मकान होते हैं, हालांकि आजकल पक्के भी होते हैं, लेकिन एक बात है कि ऐसा माना जाता है कि मोस्टली, क्योंकि गाय भैंस के लिए भी रखते हैं, जानवरों के लिए भी रखते हैं, तो अलग अलग थोड़े कच्चे उनके बाड़े वगैरह होते हैं, सब डिफरेंट आप समझते होंगे, इतनी बात है, वो चीज़ है। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामीण बस्ती की। देखो अपन ने उस वाली बुक में अपन ने पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे, ठीक है, यानी कि जो हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियों के बारे में, उनमें अपन ने प्रकार पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे। अब पहले जानेंगे ग्रामीण बस्ती की डेफिनेशन, जो उस चैप्टर में, उस वाली बुक में नहीं थी। ग्रामीण बस्ती का मतलब ये है कि वे बस्तियां जो अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है, बिल्कुल ज़मीन से टच में रहते हैं, क्योंकि गाँव के लोग बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो ये ज़मीन के बिल्कुल इनके संबंध होते हैं, मतलब कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, रूरल सेटलमेंट। और पूरे के पूरे डिपेंड भी उसी पे होते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करना है। द सेटलमेंट दैट आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड आर नोन एज रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। फिर ग्रामीण बस्तियाँ वो कहलाती है ग्रामीण बस्तियाँ, ठीक है, दे आर डोमिनेटेड बाय। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। यहाँ निवासी, यहाँ के जो निवासी होते हैं वो अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपन एक चीज़ सीखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी में आती है ग्रामीण बस्तियाँ, हालांकि मैंने उस वाली बुक में जब पढ़ाई तब बता दिया था। और जो नगरीय बस्तियाँ हैं वो सेकेंडरी, थर्ड, टर्सरी और फोर्थ के अंदर आती है, ठीक है। तो प्राथमिक गतिविधि के अंदर क्या आता है, कृषि करना, खेती बाड़ी करना, ठीक है, मछली पकड़ना, ये सब फिशरी वगैरह इसमें आ जाते हैं। यानी कि ये सब प्राथमिक संलग्न रहते हैं, ये था कृषि है, पशुपालन है, मछली पकड़ना, ऐसी ये सब इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। और बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, बहुत ईजी है ना, यानी कि दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये, और आया हुआ भी है मैच द फॉलोइंग वगैरह में, कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सी है, तो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक गतिविधि है, ठीक है। सच एज, और वो क्या क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करते हैं, फिशिंग एक्सेट्रा इनका काम है। और सेटलमेंट साइज रिलेटिवली स्मॉल, थोड़ी साइज इनकी छोटी होती है, छोटी छोटी बस्तियाँ होती है, ठीक है। बात करते हैं नगरीय बस्ती की, सब बहुत शानदार नोट्स हैं, हर चीज़ लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज मैंने आज जमा कर रखी है, ताकि दोनों चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। अर्बन सेटलमेंट की बात करें अपन, तो नगरीय बस्ती को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने जनसंख्या के आकार को आधार बनाया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव मेड द
द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज टू डिफाइन अर्बन सेटलमेंट। हर किसी ने ये कहा कि ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ रहेगी, बहुत ज़्यादा लोगों का रहना मतलब वो नगरीय हैं, ऐसा मान लेते हैं। भारत में भी वे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका हो, निगम हो, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो और कम से कम 5,000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हो और जनसंख्या का 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व हो, उनको हमने नगरीय बस्ती कहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है। इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी विश्व की, वर्ल्ड की झलक नजर आएगी। वो चैप्टर तो पूरा का पूरा भारत पर डिपेंड था, मानव बस्ती जो अपन उसको पढ़ा था। इसमें थोड़े वर्ल्ड को अपन जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नगरीय बस्ती जो संसार है, विश्व है, वो तो क्या करता है कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है हम कह देंगे कि वो नगर है, एक नगर सा हो गया। लेकिन इन इंडिया, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। इन इंडिया हम क्या करते हैं, हमने नगरीय बस्ती उसको कहा है जहाँ पर 5,000 व्यक्ति निवास करते हो, कम से कम 5,000 की कॉलोनी होनी चाहिए, ऐसा मान लीजिए, और 400 व्यक्ति हर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है, 1 किलोमीटर के दायरे में 400 घनत्व आना चाहिए। डेंसिटी जो अपने पहले पढ़ा, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी घनत्व होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये नगर है, ठीक है। जैसे कि 1 किलोमीटर का दायरा आप अपनी कॉलोनी को देख सकते हो, उस कॉलोनी में अगर 400 से प्लस व्यक्ति होंगे बड़े सिटी में, तो अपन क्या कहेंगे उनको कि वो नगर है, वो नगरीय बस्ती है, ठीक है, वो नगरीय बस्ती कहलाती है। इंडिया का ये रूल है। और साथ ही ये भी होना चाहिए नगर पालिका या नगर निगम या छावनी बोर्ड, ये हमारे सब हैं। बड़े शहरों में होती है नगर पालिका होती है, ठीक है, नगर यहाँ पे नगर निगम होता है, छावनी बोर्ड सब होते हैं। नगरीय क्षेत्र वगैरह जो अधिसूचित किए हुए सरकार के द्वारा, वो सब हमारे यहाँ होते हैं, उनको अपन नगरीय बस्ती कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया 1 मार्क्स में कि जो नगरीय बस्ती हैं, जो अर्बन सेटलमेंट्स है, उसमें भारत ने जो पर किलोमीटर कितने लोगों को माना है, तो 400 ध्यान रखना, और कम से कम कितने व्यक्ति, 5,000 पर्सन होने चाहिए। ये 2 बातें खास है कि एटलीस्ट 5,000 रिजाइड देयर एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर आर कॉल्ड अर्बन, उसको हम कह देंगे वो अर्बन सेटलमेंट है, ठीक है। फिर एक अपने छोटी सी डेफिनेशन और लिए, उपनगरीकरण क्या होता है, सब अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो इसमें यह होगा कि ये एक नवीन प्रवृत्ति है, यानी इट इज़ ए न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग। इसमें ये बड़ा शानदार है, ये आजकल ट्रेंडिंग में चलता है इन दिनों में। होता है क्या है कि सिटीज़ में लोग रहते हैं तो भयंकर पोल्यूशन है, तो खूब सारे पढ़े लिखे लोग जो ये देखते हैं कि यार इस पोल्यूशन में रहेंगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां फैलती है, आपको पता है पोल्यूशन में। तो कम से कम जितना हो सके अपन थोड़े साफ़ स्वस्थ इलाके में, खुले में रहें तो बढ़िया है। तो ये क्या करते हैं, सिटी के पास में ही कॉलोनियाँ बना लेते हैं। जैसे कि आप ही देखना, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल जयपुर का भी लूँ, तो जयपुर के पास में छोटी छोटी कॉलोनियाँ और बस रही है। चाहे दिल्ली में ले लो, दिल्ली में पड़ा गुड़गांव, ये सब लोग उसके पास में अपना थोड़ा सा क्या करते हैं कि जैसे जॉब करने के लिए गुड़गांव आ गए, गुरुग्राम आ गए, तो गुरुग्राम से 20-25 किलोमीटर दूर अपना घर बना लेंगे जहाँ पर थोड़ा खुलापन होगा। तो वहाँ दिन भर जॉब करेंगे, शाम को वहाँ चले जाएंगे, छुट्टी के दिन में अपना वहीं रहेंगे, तो थोड़ा उनको एटमॉस्फेयर खुला मिल जाएगा और थोड़ा स्वस्थ माहौल मिल जाएगा। वो हैं ये, ठीक है। यानी कि लोग थोड़ा सा दूर, लेकिन शहर से थोड़ा बाहर उपनगर बोल देते हैं, वहाँ अपना रहते हैं ताकि थोड़ा सा उनको खुलापन और वो हो, अच्छी गुणवत्ता की खोज के लिए। शहर के बाहर ध्यान समझना कि जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर, मेन सिटी से बिल्कुल हटकर, रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ऐसे आप अपन भी सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत एकदम इलाके में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं अभी, बड़ी जो सिटियाँ हैं वहाँ पर ऐसे उपनगर विकसित हो रहे हैं, जैसे प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थल के ऊपर में ऑफिस पर आते जाते रहते हैं। ये बात है, तो बहुत ईजी है। यानी कि न्यू ट्रेंड पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजस्टेड अर्बन एरिया, बड़ा कंजस्टेड एरिया होता है, वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। आप भी कहीं ज़्यादा कंजस्टेड इलाके में रहो तो कल को अच्छी जॉब लगाना और कहीं दूर अपना फार्म हाउस वगैरह बना लेना, वहाँ पर आराम से रहना, जॉब कहीं पर हो तो वहाँ पर कर लेना, हाँ। बड़ा मज़े ज़िंदगी, असली जो ज़िंदगी है वो वाकई गाँव के अंदर होती है। गाँव में बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध वातावरण है और अच्छे से अपना खुद का पर्सनल सब्जियां पैदा कर लो, गाय भैंस का दूध सब अपना पर्सनल मिल जाता है। सिटी में बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन उसके लिए थोड़ा अच्छा पैसा कैसे बनाना पड़ेगा, फार्म हाउस लेना, मस्त रहना, ठीक है, ये चीज़ है। एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, इंपॉर्टेंट सब डेवलप अराउंड मेजर सिटीज़, बड़ी सिटी के आसपास में इलाके अभी भी ये ऐसे खूब लोग काम कर रहे हैं। और एवरी डे थाउजेंड ऑफ पीपल, आपने देखे होंगे
बाइक से अपनी कार से खूब सारे लोग अपने सिटी से जॉब करके जैसी छुट्टी होती है 20-25-30 किलोमीटर दूर जाते हैं अपने घर को, तो अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ से लोग सिटी के बाहर अपना जाते हैं क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। ये चीज़ हो गई। चौथी है नियोजित बस्तियाँ। कुछ नियोजित भी होती है, जो नियोजित का मतलब प्लान्ड सेटलमेंट, ये होती है गवर्नमेंट के द्वारा बसाई गई बस्तियाँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बड़े शहर जो होते हैं, बड़े शहरों में ये छोटे छोटे जो ये गंदी बस्तियाँ नहीं हो जाती, कच्ची बस्ती जिन्हें बोलते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा दिनों से वहीं आके लोग रह जाते हैं, 100-150 घर, 50 घर। फिर गवर्नमेंट क्या करती है क्योंकि फिर वो गंदगी फैल जाती है वहाँ पर, क्योंकि उनके पास जगह कम होती है और ऐसे वो खुले में सोते हैं, सब कुछ ओपन काम होता है, तो उससे थोड़ा सा क्या हमारा एनवायरमेंट में पोल्यूशन डिस्टर्ब होता है, पोल्यूशन होता है। तो फिर वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, उन सबको एक नियोजित बस्ती बनाती है और उनको कहीं दूर थोड़ा सा पास में 50-50 या 100 पिछली बार 50 वर्ग गज की कुछ स्टेटमेंट था, कहीं 70 गज, कहीं 60 वर्ग गज का एक छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं, एक नियोजित बस्ती बना देती है सरकार खुद, और फिर वो उन लोगों को वो ज़मीन अलॉट कर दी जाती है, ठीक है, जो काफ़ी दिनों से अपना बिना घर बेघर हो गए वहाँ पर रहते हैं ना, खुले में, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर यानी कि इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती है और ग्रामवासी द्वारा सोचते जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिकृत की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि आवास, पानी, ये सब देते हैं, उपलब्ध कराई जाती है और बस्तियों को विकसित करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो साइट डेटा नोट chosen by the villages themselves, planned settlements are constructed by the governments by providing settler, water, other instructions, सब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक्वायर्ड ऑफ लैंड, सब कुछ मिलता है। द स्कीम ऑफ विलेजेशन इन, अब एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है ये, अपन मैंने कहा थोड़ा वर्ल्ड की अपन झलक पाएंगे। इथोपिया के अंदर सरकार द्वारा ग्रामीकरण योजना बनाई गई थी, इथोपिया के अंदर, वहाँ पर ये सबसे बढ़िया था। और भारत में इंदिरा गांधी नहर जो थी उसके क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास किया, तो उसके नहर के पास में लोग सरकार के द्वारा बस्तियाँ बसाई गई थी, क्योंकि पानी तो आ गया तो वहाँ पर लोग खेती बाड़ी कर लेंगे, ये इस वजह से। राजस्थान के अंदर नहरों का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, नहरों की वजह से, वो गंगानगर साइड में राजस्थान में भी हुआ है। तो ये सब इंदिरा गांधी नहर के टाइम पर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ही काम हुआ था। तो एक दो एग्जाम्पल डाल दें इथोपिया का, और भारत में इंदिरा गांधी नहर के आसपास में जो ऐसा काम किया गया था, ये भी अपन लेंगे इथोपिया। एंड कैनाल कॉलोनीज इन इंडिया, इंदिरा गांधी कमेंडेड एरिया इन इंडिया आर सम गुड एग्जाम्पल। ये इंदिरा है, इंडिया नहीं, ये कुछ एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल बेस्ट है, जो नियोजित बस्तियों के एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि बस्तियों का आकृति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, आकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन द सेटलमेंट्स ऑन द बेसिक ऑफ शेप, उनके शेप के आधार पर। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बस्तियाँ उनकी आकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है एग्जाम में, तो आप लिखेंगे 2 टाइप्स। बस्तियों की ऐसी सेटलमेंट्स की आकृति यानी साइज़ के अकॉर्डिंग 2 तरह की बस्तियाँ होती है। छोटा सा क्वेश्चन है, सहंत बस्तियाँ, और दूसरी है सहंत की, मैं आपको इमेज भी दिखा सकता हूँ, ये देखो आप, अपन सहंत बस्तियों की बात करेंगे एक बार। ये सहंत बस्तियाँ हैं, मतलब इन बस्तियों में, इन सेटलमेंट्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के घर बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल चिपके घर होते हैं, बिल्कुल पास आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये इस तरह की जो बस्तियाँ होती है वो सहंत बस्तियाँ, यानी कि अपन बात करें तो कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड बस्तियाँ होती है। ये चीज़ अपन को समझ आई थिंक आपको आ गई होगी, जो काफ़ी ईजी है, जो अपन को समझना है, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार की बस्तियों में मकान एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप मिलते हैं, और सामान्यतः ऐसी बस्तियों का जो विकास है नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में मिलता है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं और उनके व्यवसाय भी समान ही होते हैं, सेम ही काम होते हैं, खेती बाड़ी करना जो भी उनका काम होता है वो इनका सेम होता है। इन कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, पहला तो दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, और सच सेटलमेंट्स डेवलप लॉन्ग रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स, और कम्युनिटीज आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि सहंत बस्तियाँ, ठीक है, वो कहाँ पर निवास, ज़्यादातर कहाँ सहंत बस्तियों का जो है वो कहाँ निवास होता है, तो सबसे पहले निवास होता है उपजाऊ मैदानों पर, एक बात तो ये। दूसरा कि यहाँ जो नदी घाटियाँ उपजाऊ मैदान है, 2 बात मत भूल जाना, ठीक है, यानी कि जो रिवर वैली है, रिवर वैली और उनके क्लोज में ये अपना घर बनाते हैं, और जहाँ पर जो सॉइल है वो फर्टाइल हो, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात अपन करें तो परकीर्ण बस्तियों मकान दूर दूर होते हैं, ठीक है, इनमें मकान रहते हैं दूर दूर। अगर मैं इसको आपको इसके भी इमेज दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखो एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, कहीं और है, कहीं और है, तो मतलब डिफरेंट जगह फैले घर हैं, दूर हैं, जबकि उसमें क्या था, पास में घर थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो ये अपना हो गया। इसके बाद अपन इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि परकीर्ण बस्तियों मकान दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा
एक दूसरे से अलग होते हैं। एक खेत यहाँ है, एक खेत 20-30 बीघा वहाँ पर, तो जहाँ उनका खेत होगा किसानों का अपने वहीं पर वो रहेंगे। ये इस तरह की बस्तियाँ होती है। और सांस्कृतिक आकार जैसे पूजा स्थल हैं या बाजार बस्तियों को एक दूसरे से मानता है। हाँ, लेकिन ये इकट्ठे कब होते हैं कि जैसे इनका कोई जहाँ पर मंदिर वगैरह हो या मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा जो बना हुआ हो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, या फिर इनका जो बाजार लगता है वो एक दूसरे को जोड़ता है। बस ये हो गया अपना। इन दी सेटलमेंट्स हाउस आर स्प्रेड स्पेस्ड पार्ट एंड ऑफ्टन इंटरस्प्रेड विथ फील्ड्स। अपने खेतों की वजह से दूर दूर बसे होते हैं। जैसे किसी के 50 बीघा ज़मीन है तो उसका यहाँ घर हो गया, ठीक है। एक तो 50 बीघा ज़मीन में पूरे में एक ही घर होगा, पूरे 50 बीघा घर में। अब यहाँ पर अगले का जो खेत स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ उसकी मकान होगा। सपोज वो उसका 40 बीघा ज़मीन है तो मतलब दूर दूर घर होते हैं क्योंकि वो अपने खेत होते हैं। फिर सपोज यहाँ एक और मार्केट है, यहाँ इनको कुछ लाना होता है तो ये सब यहीं पर जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपस में एक दूसरे कनेक्टिविटी थोड़ी रहती है। ये कल्चर फीचर इज लाइक प्लेस और वर्शिप मार्केट बाइंड सेटलमेंट टुगेदर, वो एक दूसरे को जोड़ता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बस्तियों आकृति के आधार पर कितना वर्गीकरण, तो 2 प्रकार के होते हैं। सहन बस्तियाँ यानी कि कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, और दूसरा है परिकीर्ण बस्ती यानी कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। 2 तरह की बस्तियाँ हो गई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अगले की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं। अपन मोस्टली आज बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों की। जो रूरल सेटलमेंट है, ग्रामीण बस्तियाँ जो हैं, अपने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ लिए थे उस वाली बुक में। अपन ये पढ़ रहे हैं कि उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनसे ये अफेक्ट होती है। फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट वो कौन कौन से हैं, तो वो अपन एक एक देखेंगे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो किन से प्रभावित होती है ग्रामीण बस्तियाँ या किससे डिस्टर्ब होती है। तो पहला है जल आपूर्ति, बिल्कुल सही है। वाटर सप्लाई, पानी बिना तो ये बस्तियाँ कुछ कर ही नहीं सकती। हमेशा ऐसी बस्तियाँ पानी के पास में बसती है, पानी के आसपास में ऐसी बस्तियाँ बनती है। और वहाँ पर क्योंकि इनका मेन काम खेतीबाड़ी करना है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री, ये सब इनका काम है, फिशिंग है और है। तो इसलिए साधारणतः ग्रामीण बस्तियाँ नदियों, झीलों या झरनों आदि के आसपास में ही अपने समय विकसित होती है, बिल्कुल सही है। जनरल रूरल सेटलमेंट डेवलप नियर वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक, स्प्रिंग एक्सेट्रा, वहाँ पर ये बसती है ताकि वहाँ के जो निवासी उसको पीने, खाने और खाना बनाने और वस्त्र धोने और कृषि भूमि पर सिंचाई करने, इन सब कार्यों के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो सके। कितना ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, कि बहुत ईजी लैंग्वेज है। सो दैट वाटर कैन ईजिली अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स देयर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, इरीगेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा, ये काम उनको ईजिली मिल जाए। और इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के जो निवासी है वो भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। भाई वही समुद्र, झरने और मछलियाँ आती है, उनको पकड़ के जो मछली लोग खाना पसंद करते हैं वो मछली पकड़ते हैं। और आवागमन के लिए जल यातायात, मतलब जहाज़ें वगैरह, उनका भी जल से उनका आवागमन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये सब इसमें ईजी हो गया। यानी फ्रॉम दीज वाटर सोर्स रेजिडेंट्स कैच फिश एंड फूड, यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन, ये सब वो हैं जिनसे ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं वो उनको, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये मेन कारक हैं जहाँ ग्रामीण बस्तियाँ बसती तो पहला काम है जल आपूर्ति। जहाँ पर पानी होगा वहाँ इन बस्तियों की शुरुआत होती है, एक बात, वहाँ ये इनका डेवलपमेंट होता है। दूसरा है भूमि, ज़मीन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ज़मीन उबड़ खाबड़ ऐसी होगी तो वहाँ पर ये बस्तियाँ नहीं बस पाएगी क्योंकि इनको खेती करना है, ठीक है। तो ज़मीन फर्टाइल उपजाऊ होनी चाहिए, थोड़ी कृषि करने योग्य होनी चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य बसने के लिए उस स्थान का चुनाव करता है जहाँ भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हो, उपजाऊ हो। और एग्जाम्पल है पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और अब एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यूरोप, मैंने कहा थोड़ा वर्ल्ड की, पूरा संसार के में देखेंगे इस चैप्टर में। यूरोप में दलदली क्षेत्र और निचले क्षेत्र बस्तियां नहीं बसाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भागे निचले पोर्शन पर तटवर्ती मैदान निकट बस्तियां बसाते हैं जो कि उनको नम चावल की खेती के लिए सहाय होते हैं। अब यूरोप जो है, यूरोप के अंदर क्या होता है कि यूरोप में दलदली जो क्षेत्र होता है, हमेशा दलदली क्षेत्र के अंदर हमेशा चावल उगते हैं। वो कीचड़ जैसा पानी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर चावल होता है। और निचला जो क्षेत्र होता है जो भी, वहाँ पर यूरोप में कोई भी सेटलमेंट नहीं होता, कोई बस्तियाँ नहीं बसती। लेकिन अपन बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया की, साउथ ईस्टर्न एशिया की, तो वहाँ पर नीचे बिल्कुल नदी घाटियों के नीचे लोग बसते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, चावल की खेती वहाँ पर करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंशियस भी है वर्ल्ड के अंदर अपन देखें तो ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि पीपल ये हो गया इन यूरोप विलेजेस ग्रो अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग, ठीक है, अवॉइड करते हैं वो स्वयं जो दलदली ज़मीन होती है। और लो लेइंग लैंड वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया की अपन अगर बात करें तो वहाँ पर लोग वहाँ पर निचले पोर्शन में नदियों के जो नीचे का पोर्शन वहाँ पर रहते हैं। और एंड कोस्टल प्लेन सुटेड फॉर वेट राइस कल्टीवेशन, गेहूँ के लिए और
क्या नाम इसके लिए, चावल की खेती के लिए, नम चावल, सॉरी वेट राइस, नम चावल की खेती के लिए काम करते हैं, गेहूँ तो नहीं, चावल की बात करने पर उनके लिए कृषि करते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस भी आपको बता देना एग्जाम्पल देखिए, यूरोप का और एशिया का। जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लिया था, वो लिया था, यहाँ तो क्या एग्जाम्पल लिया नहीं है, तो सारी बातें होगी, पानी वाले एग्जाम्पल लिया था। वैसे यहाँ अपन को यूरोप और दक्षिणी एशिया का अपन एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर तीसरा उच्च भूमि के क्षेत्र, यानी कि अपन बोलेंगे अपलैंड, ठीक है, उच्च भूमि मतलब थोड़ा हाई टॉपेस्ट, उस पर बात करें अपन, तो मानव ने अपने अधिवास के लिए ऊंचे क्षेत्रों का चुनाव इसलिए किया। आपने देखा भी अपन जब घर बनाते हैं तो थोड़ी हाइट देखते हैं, और हाइट के में थोड़ी हाइट लेके फिर घर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे इंसानों ने जो हाइट बनाने की बात क्यों सोची, थोड़ा ऊंचा इसलिए किया कि क्या पता चलते ही बाढ़ वगैरह आ जाती थी पहले, तो बाढ़, ये तो हालांकि है तो कॉमन सेंस, आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि बाढ़ के समय होने वाली जो क्षति थी, जो नुकसान था, उससे बचा जा सके, मानव व मकान सुरक्षित रह सके, ठीक है। यानी कि अपलैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वॉज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउस एंड लॉस ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को बचा सके। अगर आप डायग्राम देखना चाहेंगे ना इसका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से, ठीक है। इसमें अभी आप दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, और भी इसमें अपन एक दो बातें और सीखेंगे। आपको यहाँ पर कुछ नज़र आएगा, एक मिनट, जो नीचे आपको ये दिख रहे होंगे, ये नीचे ऐसे ये लकड़ी के जो पोल खड़े करे हैं, ये भी थोड़ी हाइट लेके फिर नीचे पोल जैसे खड़े करके बनाते थे लोग, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े आ जाते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा, उनसे बचने के लिए भी ऐसा काम करते थे, इन स्तंभों का या पोल का यूज़ करते थे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है इनका, अभी देखते हैं अपन। देखो कि अभी थोड़ा पढ़ते हैं, हाँ ये रहा, कि नदी बेसिन के निम्न भाग में बसती हैं नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। शुष्क बिंदु का मतलब है थोड़ा ड्राई पोर्शन है, ड्राई पॉइंट होता है। ड्राई पॉइंट का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आती, ठीक ठाक बारिश होती है, और शुष्क इलाका है ताकि आराम से घर को रखा जा सके, और अगर बाढ़ आ भी जाएगी तो उतनी हाइट पर नहीं पहुँच पाती है, ये कारण है। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान, अब एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिखाया ना स्तंभों वाला, वो है कि जो दलदली इलाका होता है ना, वहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए वो घर बनाते हैं स्तंभों पर, खम्भों पर, कोई लकड़ी को मान लो, जिसमें बाढ़ व कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके, ठीक है। ये कहाँ बनाते हैं, जो दलदली ज़मीन होती है, कीचड़ वाली दलदली ज़मीन, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए जहाँ पर दलदल सा होता है, कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, उबड़ खाबड़ ज़मीन, वो सब, ठीक है। तो इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल नियर मार्शी लैंड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट एंड एनिमल पेस्ट, उन सब से बचा जा सके। ये भी एक जो मैंने आपको पिक दिखाई थी, ये होती है उच्च भूमि। मन से आराम से लिख देना कि बाढ़ वगैरह से बचा जा सके, कीड़े मकोड़ों से, दलदली क्षेत्रों में बचा जा सके। ये ड्राई पॉइंट होते हैं, शुष्क बिंदु होते हैं, ताकि थोड़ा बारिश अचानक से पानी फ्लड नहीं पहुँच पाए, ईजी है, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट देखते नंबर 4, गृह निर्माण सामग्री, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल। इसके ऊपर अगर बात करें तो सीधी सी बात है, हर कोई इंसान या मनुष्य वहीं बसेगा जहाँ पर उसको ईजिली घर बनाने के लिए लकड़ी मिल जाए, या फिर अगर पत्थर के मकान तो पत्थर मिल जाए, बस ये चीज़ है, ठीक है। और फर्नीचर से वैसे और भी यूज़ है, लकड़ी के मकान ही बनते हैं, तो लकड़ी के फर्नीचर से आप समझते हो, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे सब बनते हैं, बेड है। तो जहाँ आसानी से लकड़ी पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियाँ बसाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक वुड स्टोन नियर सेटलमेंट्स इन अनदर एडवांटेज, ये वहाँ पर बसता है। फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन सीधा, जो चाइना है, एग्जाम्पल मैंने कहा ना, वर्ल्ड का अपन संसार का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, तो चीन का लोएस्ट क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे, और अफ्रीका के जो सवाना प्रदेश है वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्मिको जो हिमखंड है वहाँ पर इग्लू का निर्माण, देखेंगे बर्फ़ के जो बने होते हैं, इग्लू का निर्माण करते थे। क्लास 10th के अंदर ये बातें पढ़ी भी होगी, वो वाली चीज़ें। इन लॉसेस एरियाज ऑफ चाइना, ठीक है, केव ट्रेवलिंग वर इम्पोर्टेंट अफ्रीकन, अपन बात करें सावनास जो बिल्डिंग, वहाँ पर ये सावनास बिल्डिंग मटेरियल्स वर मड ब्रिक्स, यानी कि जो कच्ची ईंटें होती हैं उनसे बनाते थे, और एंड जो एस्किमोज होते हैं इन पोलर रीजन यूज़ आइस ब्लॉक्स बोल दो, यानी कि जिसको अपन इग्लू बोलते हैं, आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट इग्लूज, ठीक है, उनके घर बनाते, बर्फ़ के वगैरह घर बनाते थे। ये सब बहुत ईजी, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं कि पहले अपनी देखते हैं, जहाँ पर जो सुविधा मिल जाती है उस अनुसार के घर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ी रीजन है, मोस्टली नेपाल वगैरह का इलाका है, वहाँ पर लोगों के पास में लकड़ी के मकान है। जापान में सारे मकान लकड़ी के ही हैं, क्योंकि चलते अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो जापान के लोग मोस्टली घर कैसे होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, फर्नीचर के बना के रखते हैं, ताकि जल्दी टूट जाए फिर वापस बना दी जाए। मोस्टली जो ग्रामीण इलाका है वो, ठीक है। सिटीज़ का तो ठीक है, ये बात हो गई। फिर सुरक्षा के हिसाब से भी है,
ये भी सुरक्षा भी है, डिफेंस सिक्योरिटी भी रहेगी। ये खूब सारे जो बस्ती है ना, वो लोग ये पहाड़ी इलाकों में या फिर इधर, अपने एग्जाम्पल पढ़ा था उस टाइम पे क्लास 10th में, कि जो मराठे होते हैं वो बेसिकली पहाड़ों इलाकों में रहते थे, क्योंकि वो पहाड़ी जो युद्ध होता है, पहाड़ों में युद्ध करना जानते थे, बड़े तेज़ होते हैं वो, मतलब योद्धा की तरह लड़ते हैं। जब हर कोई उन पर अटैक करता तो उनके जो खुफिया रास्ते थे वही जानते थे, और पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई करना उनकी आदत थी। तो वही चीज़ है कि ये भी ऐसे ही करते थे कि राजनीतिक अस्थिरता हो जाए कहीं पर, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, इनस्टेबिलिटी हो जाए, कि या फिर कि सरकार ये आ रही है, कभी वो, कभी उठापटक हो जाए, या युद्ध या पड़ोसी समूह से कोई उपद्रव भी हो जाए, पड़ोसी नेबर से कोई लड़ाई हो जाए, तो इस स्थिति में गाँवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। ठीक है, पहाड़ियों या फिर आइसलैंड जो होते हैं वहाँ पर ये बसते थे। ठीक है, यानी कि वॉर ऑन हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स विलेज वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइसलैंड्स। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अपन, केस एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। और भारत में बात करें तो हमारे जो दुर्ग हैं, मोस्टली जो दुर्ग होते थे हाई ऊंचाई पर होते थे, बढ़िया, जो दुश्मन होता है उसका पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, उससे पहले नीचे सैनिक होते थे, ऊपर खुफिया रास्ते होते थे, पत्थरों में छुप छुप के वार करना ईजी होता, बहुत सारी बातें हैं, ऊंचे स्थानों पर पहाड़ियों पर बनाए जाते थे। तो इंडिया में तो एग्जाम्पल दुर्ग हो जाएगा, फोर्ट, और बाकी संसार के नाइजीरिया के एग्जाम्पल ले सकते हो, खड़े इंसेलबर्ग होता है वहाँ पर, जो बड़ी हाइट बनाया जाता है, पहाड़ियों बनाया जाता है। तो इंसेलबर्ग फॉर्म्ड गुड डिफेंसिव साइट्स, और इंडिया मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट लोकेटेड ऑन हायर ग्रुप्स। ठीक है, फोर्ट्स सही है, फोर्ट्स का मतलब किले, दुर्ग, वो बिल्कुल ऊंचाई बनाए जाते हैं, पहाड़ियों पर बनाए जाते थे। ये 5 अपन को प्रकार पढ़े अपन ने, जो ग्रामीण बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक है 5। पहला जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, सेकंड भूमि यानी कि लैंड, तीसरा उच्च भूमि के क्षेत्र यानी कि अपलैंड, गृह निर्माण सामग्री यानी बिल्डिंग मटेरियल, और सुरक्षा यानी डिफेंस। ये 5 पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, यानी कि अब देखो वो जो उस चैप्टर में पढ़ रहे थे वो इंडिया का पर्पस था कि भारत की ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती है, उस वाले बुक में मैंने पढ़ा था। लेकिन इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन ये वैसा नहीं है। भारत में अगर पूछे, इन इंडिया पूछे, तब तो वो चारों जो मैंने बताई थे आपको, क्लस्टर वगैरह है ना, वो लिखना है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछेगा विन्यास के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, उस हिसाब से पूछे, तब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने होते हैं, तो होते हैं मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम। समझ में आ गई। मैदानी ग्राम का मतलब हो गया रूरल सेटलमेंट में भी क्लासिफाइड हो गया, तो क्या हेडिंग है ये रहा कि देर में प्लेन विलेज, पठारी यानी प्लेट्यू विलेज, तटीय यानी कि कोस्टल विलेज, और वन ग्राम यानी कि फॉरेस्ट विलेज, और डेजर्ट यानी मरुस्थलीय विलेज, मरुस्थलीय ग्राम। बस ये 5 1 2 3 4 5 5 हो गए विन्यास के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ सेटिंग, इजी है। दूसरा काम के आधार पर, कार्य के आधार पर, यानी कि ऑन द फंक्शन बेसिस ऑफ फंक्शंस, तब है कृषि ग्राम जहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं लोग, मछुआरे आपको पता है जहाँ मछलियाँ वो वाला काम पकड़ने वाले समुद्र के आसपास के इलाके, लकड़हारों के ग्राम, और पशुपालक ग्राम। 4 ग्राम हो गए। ये हैं काम के आधार पर, जैसे लोग काम करते हैं उस अनुसार उन बस्तियों के नाम दिए जाते हैं। यानी कि देर में फार्मिंग विलेज, फिशरमैन विलेज, लम्बरजैक विलेज, और या फिर पोस्टल विलेज। ईजी है ना, बहुत ईजी है। और ऐसे अपन लेते हैं तीसरा, बस्तियों की आकृति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म शेप्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रकार में प्रकार, टाइप में सब टाइप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से पूछा जा सकता है, इसको आपसे अलग से पूछेंगे। बाकी वो दोनों तो बहुत ईजी हैं, काम के आधार पर, और पहला था आपका ऑन द विन्यास के आधार पर। तीसरा बस्तियों की आकृति, स्ट्रक्चर के आधार पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा पहला रेखिक प्रतिरूप, यानी कि लीनियर पैटर्न्स। डायग्राम देखना चाहेंगे अपन पहले, ये हैं। ठीक है, देखो रेखिक का मतलब हो जाएगा लीनियर, एक एक लेंगे अपन। ठीक है, लीनियर पैटर्न्स, ये ध्यान रखना। ऐसा लीनियर, इस तरीके से जो बस्तियाँ बनी होती है, ये देखो ऐसा, इसके आसपास में लाइन के हिसाब से। ऐसा मान लीजिए सड़क जा रही है, फिर पानी की कुछ नदी या रिवर कोई जा रहा है, और उसके चारों ओर पानी, क्या नाम, वो बस्तियाँ बसी हुई है। ठीक है, ऐसे ये पहले अपन एक एक पढ़ेंगे, फिर डायग्राम देखते चले जाएंगे। पहला रेखिक प्रतिरूप, उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों या रेल लाइनों, ध्यान से समझना, सड़कों या रेल लाइनों, नदियों और या फिर नहरों या नदी घाटी के किनारे प्रस्तुत होते हैं। यानी कि बीच में से कोई नदी या घाटी जारी होती है, देख लो भले,
देखो ये बीच में इसको या तो सड़क जा रही है फिर नदी घाटी जा रही है, उसके चारों ओर मकान बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। यानी कि इन सच सेटलमेंट्स हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग ए रोड या फिर रेलवे लाइन या फिर कोई रिवर, कोई भी कैनाल वगैरह नहर वगैरह वो जाती है। ठीक है, पहला प्रकार हो गया, तीसरे का पहला है ये रैखिक। फिर दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। तो ग्रामीण बस्तियों का ये प्रतिरूप, देखो आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब अपन बात करें तो आपको नजर आएगा ये, इसमें तो खैर है नहीं, सिंपल कॉमन सेंस से समझ लो ऐसे ही। ये तो आयताकार के तो डायग्राम देने का ऐसे ही समझ लेंगे अपन कि ग्रामीण बस्तियों का ये प्रतिरूप समतल क्षेत्र, जो एकदम सपाट क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर, ऐसा मान लीजिए ये ऐसा रेक्टेंगल शेप में ऐसा ये रेक्टेंगल होता है, इस तरीके से बस्तियाँ बसी होती है। अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों पाई जाता है बेसिकली। आयताकार प्रतिरूप कहाँ मिलेगा आपको? चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में, जो पर्वतीय घाटी है ना वहाँ पर। यानी सच पैटर्न्स इन रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन प्लेन एरियाज पहली बात तो, या फिर वाइड इंटर माउंटेन वैली, वहाँ मिलेगा ये। ठीक है, इसमें सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती है, ऐसा मान लेते हैं अपन कि ये हैं। तो इसमें सड़क ऐसे जाएगी, ये सड़क जा रही है और एक ये सड़क जा रही है, ऐसे रेक्टेंगल शेप में एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही होती है, और इसके चारों ओर कॉलोनियाँ या फिर ऐसा मान लीजिए मकान बने होते हैं। सिंपल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। एक होता है तारे के समान, ये देखो तारे के समान, अगर आप देखेंगे तो ये है ना, ये तारे के समान है, ये जो बना हुआ है तारे के समान। इधर ऐसे ये मान लीजिए सड़क जा रही है या फिर कोई रिवर जा रही है या फिर कोई रेलवे लाइन जा रही है, उसके चारों ओर घर बने हुए हैं, तो एक तारा सा बन गया, स्टार। ठीक है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो तारे के समान भी है। यानी कि अपन अगर बात करें तो यह तारे के आकार का प्रतिरूप, जहाँ कई मार्ग आकार एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सारे मकान बन जाते हैं, तो एक तारे जैसी संरचना बन जाती है, स्टार लाइक पैटर्न। वे सेवरल रोड्स कन्वर्स स्टार शेप्ड सेटलमेंट डेवलप्ड बाय द हाउस बिल्ट अलोंग द रोड्स, सड़कों के आसपास में, ट्रेनों के आसपास में ये बन जाता है इजीली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। देखो ऐसा वृत्ताकार ये रहा, ठीक है, ये वृत्ताकार है, यानी कि अपन इसको बात करें तो सर्कल के शेप में है, ऐसा ये जा रहा है, इसके चारों ओर बस गई थी, ये ऐसा कुछ, ऐसा मान लीजिए पार्क हो, गार्डन हो, या फिर कोई कैनाल, नदी, या फिर पानी स्टोर हुआ रखा हो, चारों ओर ऐसा शेप ही होती है। हालांकि डायग्राम आपको बना के नहीं आना, लेकिन ऐसा ही मतलब समझा रहा हूँ। चाहो तो कोई छोटा मोटा कोई ईजी हो तो ऐसा कोई बना सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार के गाँव झीलों या तालाब जो होते हैं ना, बीच में तालाब बन जाते हैं, पानी के तालाब, क्योंकि ऐसा कोई तालाब ही होता है ऐसा, तो जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ उसके चारों ओर मकान बना लिए जाते हैं, तो एक सर्कल की शेप बन जाता है, सर्कुलर, यानी कि एक वृत्ताकार बन जाता है। ठीक है, सर्कुलर विलेज डेवलप्ड अराउंड लेक्स या टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज इन प्लांट सच ए वे दैट द सेंटर पार्ट रिमेन्स ओपन एंड इट्स यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। बिल्कुल सही है, यानी कि कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका जो बीच का सेंटर पार्ट है वो खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए, ताकि जो जंगली जानवर है वो आ न सके, यहाँ पर इनको खा ना सके। और ये जो बात है ना भाई, ये रिपीट हो गई अपनी, इसको मत देखना इंग्लिश वाला, ये इसको काट देना, क्योंकि ये तो अपने जो पीछे लिखा था ना, ये रहा, ये स्टार लाइक पैटर्न, ये 2 लाइन वापस रिपीट हो गई है, तो इसको आप समझते हो, इसको मत उतारना, ये रिपीट है, अपना ये नीचे पोर्शन ही रिपीट हो गया, बाकी यहीं तक अपना इसका आंसर है। ठीक है, बात करते हैं आगे, टी आकार। देखो डायग्राम अपन देखना चाहिए तो वैसे इसमें भी देख लेना भले ही, 1 मिनट। टी के आकार का, ये टी आकार ऐसा, जैसे वो टी बना हुआ हो, ये इस टी आकार की स्ट्रक्चर होता है, तो देख लेना, वैसे कोई वो ज़रूरी नहीं है। टी शेप्ड, ठीक है, टी शेप्ड ये होती है बस्तियाँ। ये देखो टी आकार या फिर वाई आकार। वाई आकार तो उसमें दे नहीं रखा था, तो अलग से मैंने इसकी इमेज भी बनाई है। ये वाई आकार आपको नजर आएगा ऐसा, कि जैसे ये बस्ती आ रही इधर से, एक कुछ बस्ती इधर जा रही, तो एकदम मतलब एक वाई की शेप बन गई है, ऐसा वाई जैसा लगता है, तो ये वाई शेप भी आपका है। ठीक है, यानी कि टी के आकार की बस्तियाँ सड़क के तिराहे पर विकसित होती है। ये एक एक अलग अलग है, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है। टी के आकार की, वाई के आकार की और क्रॉस के आकार की। टी लाइक इस तरह से, वाई लाइक इस तरह से और क्रॉस लाइक इस तरीके से, 3 तरह की स्ट्रक्चर, टी शेप्ड, वाई शेप्ड और क्रॉस शेप्ड। ठीक है, तो टी के आकार की तो बनती है सड़क के तिराहे पर, वाई आकार की बनती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर दो मार्ग जैसे एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, 2 मार्ग आपस में आके तीसरे मार्ग से मिलते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक वाई बन जाएगी। और क्रॉस वहाँ पर बनेगा जहाँ पर चौराया बनता है, चौराया प्रारंभ होती है, और चौराहे से चारों दिशा में फैल जाना, क्रॉस बन जाएगा। देखो ये चौराया बन गया, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, 1 2 3 चारों डायरेक्शन में फैल गए, एक चौराया बन जाता है, तो ये चीज़ हो गई, ईजी है। टी यानी 3, T3 तिराया, वाई यानी 4, सॉरी वो
क्रॉस यानी 4 चौराया, और वाई बनती है कोई 2 आके तीसरी, इधर से भी आया इधर से फिर तीसरा नया रास्ता बन जाता है वो चीज़। तो ये 2 आपको शेप याद करनी है, यानी कि टी शेप्ड सेटलमेंट डेवलप ट्राई जंक्शंस ऑफ द रोड, जो टी ऐसे शेप बन जाती है, और जो वाई शेप है वो सेटलमेंट प्लेस वेयर 2 रोड्स कन्वर्ट्स ऑन द थर्ड वन और बिल्ट अलॉन्ग दीज रोड्स। और दूसरी बात करते हैं जो अपन इसको बोलते हैं क्रॉस या फिर क्रूसिफॉर्म, इसको बोलते हैं सेटलमेंट डेवलप ऑन क्रॉस रोड्स, ठीक है। एंड हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल 4 डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन अंदर वो फैल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोहरे ग्राम, लास्ट है इसका दोहरे ग्राम। ये नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है, नदी के पुल जो बनता है वहाँ पर, यानी डबल विलेज बोलते हैं इसको। दिस सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर वेयर देयर इज ब्रिज ऑन फेरी। अब मेरी बात समझना, अपन ने क्या पढ़ा, तीसरा इंपॉर्टेंट था, देखो ये रहा, ये डायग्राम हो गया, ये हाँ, बस्तियों की आकृति के आधार पर, वो 2 हैं कार्य के बेस पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एक, और एक था अपना ऑन द बेस ऑफ सेटिंग यानी कि विन्यास के आधार पर। ये तो 2 सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट था तीसरा जो अलग से पूछा जाएगा कि बस्तियों की आकृति के आधार पर, तो एक रैखिक यानी लीनियर, फिर अपने बात की 2 आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर 2, तारे यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर 3, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर 4, टी वाई और क्रॉस ये हो गया 5वां, और छठा हो गया दोहरे यानी डबल विलेज। ये अपनी शेप हो गई, ठीक है। सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन ये था। और आज का क्लास भी, आज की पूरा वीडियो पूरी क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से पढ़ना। और दोनों चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में एक शानदार सा बड़ा टेस्ट लेंगे, इसलिए थ्योरी को मेरे साथ के साथ उतारनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका ये है, ठीक है, ओके।